दलित और मुसलमान और आदिवासी और पिछड़े सब लोग एक ही हैं, एक ही समाज के लोग हैं। हमें छोटे छोटे चीजों पे हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। पूरी एजेंसी लगी हुई है कि आदिवासी पिछड़े दलित के बीच में झगड़ा हो, लेकिन हमें इस झगड़े में कभी नहीं पड़ना है। मेरे दोस्त हबीब भाई और ओसामा साहब ने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ बात यहाँ जेएनयू में रखूं, और अब्दुल रहमान साहब से मेरी कोई डायरेक्ट मुलाकात कभी नहीं थी, मगर इनकी किताब मेरे पास, जो डिप्राइवेशन वाली जो किताब थी 3-4 साल पहले आई थी, वो मेरे पास वो किताब है। और बहुत दिनों से रहमान साहब जो हैं वो सचर कमेटी की जो रिपोर्ट हैं उसको लेके उससे इंगेज कर रहे थे, और इनकी किताब हिंदी में भी आई है, अंग्रेजी में भी आई है, और एक किताब अभी इन्होंने कहा कि ये मुस्लिम पॉलिटिकल एक्सक्लूजन को लेके 2-3 दिन बाद इसका रिलीज भी हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि पुलिस महकमे में कोई इंसान इतना लंबा वक्त गुजारने के बाद भी महकूम लोग जो हैं, कमज़ोर लोगों का जो दर्द है उसके सीने में है, और ये बहुत अच्छा लिखते भी हैं, और इनकी किताब सब लोगों को पढ़नी भी चाहिए। सीए एनआरसी के दौरान मुझे भी खबर मिली थी कि इन्होंने उसकी प्रोटेस्ट में, एहतजाज में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और फिर एक एक्टिविज़म में, एक कम्युनिटी के लिए, वंचित तबके के लिए अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सर, और आपने जो भी बात कही है मैं भी वही कहने वाला था। तो अब रिपीट तो एक कोई स्कॉलर अगर किसी बात को रिपीट करे तो वो भी उसके ऊपर बड़ा सवाल उठ जाता है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आप जैसा सोच रहे हैं मैं भी वैसा ही सोच रहा हूँ, और मैं भी अखबार में, मैगजीन में बहुत दिनों से मैं भी लिख रहा हूँ, और कहीं ना कहीं पूरे तरीके से, अधूरे तरीके से मैंने भी मुसलमानों के मसाइल के ऊपर लिखे हैं। मुझसे भी बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप मुस्लिम नहीं हैं, आपको मुसलमानों के मसाइल में क्यों दिलचस्पी है। पता नहीं क्यों दिलचस्पी है, लेकिन जो मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि आज मुसलमानों की हालत ख़राब है, क्या पता मैं ही मुसलमान होता। यानी अगर आप इंसाफ करने जाएंगे और इंसाफ का निज़ाम बेहतर ना हो तो आज किसी और के खिलाफ वो सिस्टम काम करेगा, कल आपके खिलाफ भी काम करेगा। तो अगर इंसाफ का सिस्टम अगर बेहतर बने तो चाहे आप इस तरफ हो या उस तरफ हो, एक आपको एक उम्मीद की किरण दिखती है। तो बहुत सारे, अगर आप इस्लामिक हिस्ट्रीज में भी जाके देखेंगे तो जब इंसाफ की बात आती है तो वहाँ मजहब नहीं देखा जाता है। अगर कोई मुसलमान जज हो और उसके सामने अगर किसी मुसलमान ने बुरा किया है तो उसको सज़ा ज़रूर देगा। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में तमाम लोगों को दूसरे लोगों के दर्द के बारे में बोलना चाहिए, और इसलिए भी बोलना चाहिए कि अगर जुल्म और ज्यादती का दौर चलेगा तो एक न एक दिन आप भी पिसेंगे। और मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ। आप अगर किसी भी मुल्क की हिस्ट्री को देखें 200 साल की, 300 साल की, तो जो आज सच्चाई हमारे सामने बताई जाती है वो सच्चाई उतनी होती नहीं है। बहुत उसमें टर्न होते हैं, बहुत सारे टर्न होते हैं। बहुत जो लोग आज टेररिस्ट बताए जा रहे हैं, जो लोग आज आतंकवादी बताए जा रहे हैं, जो लोग आज आपको कट्टरपंथी बताए जा रहे हैं, 50 साल पहले कोई और लोग कट्टरपंथी थे। 84 में उन लोगों के ऊपर हमला हुआ, एक वंचित समुदाय के लोग थे, एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, और मुसलमानों ने उनको बचाया, जामिया के इलाके में बचाया। मैंने बातचीत की है। आज वक्त ऐसा हुआ कि आज मार किसी और के ऊपर गिर रही है, और मुसलमानों को भी यही लगता है कि मुसलमानों के ऊपर ही मार है, लेकिन सबको नहीं लगता, कुछ लोगों को लगता है, क्योंकि मीडिया हमेशा हिंदू मुसलमान करके दिखाता है। लेकिन मैं बहुत ही स्ट्रांगली फील करता हूं कि मुसलमानों से कोई कम खराब हालत दलितों और आदिवासियों की नहीं है। आप झारखंड जाइए,
झारखंड के जो इलाके बिहार से मिल रहे हैं वहां पे डोमिनेंस किनका है? आप सेंसस जाके देखिए कि 1947 या 50 के बाद से आदिवासी इलाकों में कितना विस्थापन हुआ। आज आपको कुछ मुसलमान पत्रकार भी कहीं दिख जाते हैं, लेकिन आपको आदिवासी पत्रकार कितने दिखते हैं? दलितों के ऊपर हर सेकंड हमले होते हैं। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं मुसलमानों के दर्द को मैं कोई हल्का करना चाहता हूं। मेरा ये कहने का मकसद ये है कि हमारा जो रास्ता है, हिंदुस्तान का जो रास्ता है, वो दलितों आदिवासी पिछड़ों के साथ ही है। हम कभी अपने बारे में अलग सोच ही नहीं सकते हैं। कुछ लोग हैं मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी, उनको ऐसा लगता है कि अरे पिछड़ों को तो बहुत रिजर्वेशन मिल गया, पसमानदा लोगों को तो बहुत नौकरी मिल गई। एक होता है कि हम जिस कम्युनिटी से आते हैं उनको लगता है, मैं भी ऊंची जाति से आता हूं, मेरे गांव में भी लोग कहते हैं कि अरे सामाजिक न्याय की पार्टियां बिहार में जब से आ गई है ब्राह्मणों को नौकरी नहीं मिल रही है। अब जहां पे सामाजिक न्याय की पार्टियां नहीं हैं, जहां पे भाजपा के लोग हैं, क्या वहां नौकरियां मिल रही है? तो एक परसेप्शन भी हमारे सामने काम करता है। तो मेरा पहला पॉइंट यह है कि मैं भारत के मुसलमानों से मेरी अपील है, और मैं अपनी बात कोई किताब की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं। मैं भी 10-15 सालों से 20 सालों से आपसे कम, लेकिन मैं भी कम्युनिटी को बहुत करीब से मैं भी देखता हूं। कभी भी मत सोचिए आप लोग कि आप लोग अकेले हैं और आपका मुस्तकबिल जो है बिल्कुल अकेला है और आपको सेकंड ग्रेड का सिटीजन बना दिया जाएगा। हिंदुस्तान इतना कॉम्प्लेक्स कंट्री है, इतने जल्दी से कोई गोल नहीं कर सकता है। और अगर आपने आदिवासियों को, पिछड़ों को और दलितों को, दर्द को आपने समझ लिया और दलितों ने भी आपको समझ लिया, तो फिर कुछ नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े और मुसलमान अगर एक साथ आ जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी बदलने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल स्वीप आप करेंगे, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक ताकतें हैं जो चाहती हैं कि उनके बीच में हमेशा झगड़ा बना रहे। मंडल कमीशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान में तकसीम के बाद, पार्टीशन के बाद कोई सोच नहीं सकता था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा। जो सेकुलर पार्टियां थीं, चाहे कांग्रेस हो चाहे लेफ्ट हो, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मुसलमानों को रिजर्वेशन दूंगा। कुछ कल्चरल राइट्स उन्होंने उनको दे दिए थे। चलिए आपका धर्म पे हम हमला नहीं करेंगे, आपको सांस्कृतिक अधिकार दे देंगे। लेकिन ओबीसी मंडल कमीशन ने मुसलमानों के 70 से 80% आबादी को रिजर्वेशन के अंदर में डाला। अब ये दूसरी बात है कि वो कितना सीट ले पा रहे हैं, कितना मुकाबला कर पा रहे हैं, ये भी बात है कि नौकरियां अब कितनी बची हुई हैं। तो मंडल पॉलिटिक्स की एक बहुत बड़ी कोशिश थी ये। हमें ये भी पता है कि उस दौर में मंदिर आंदोलन के दौरान बहुत सारे ओबीसी लीडर भी बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो फ्यूचर है, मैं दिल से बोल रहा हूं, मैं कोई किताबी बात नहीं, हमारा फ्यूचर दलित का घर पे हमला होगा तो मुसलमान सबसे पहले जाएगा, और मुसलमान के घर पे हमला होगा तो दलित सबसे पहले जाएगा। और मैं हमारे जो दलित भाई हैं उनसे भी एक बात कहना चाहता हूं कि यहां पे तालीम जो था पहले के दौर में वंचित किया गया था। और सुलेमान नदवी की किताब है कि मुसलमानों का रूल, मुसलमान हुक्मरानों का, सारे मुसलमानों का नहीं, आने के बाद और इस्लाम की जो भी टिमटिमाती रोशनी यहां पहुंची उसकी वजह से दलितों को भी एजुकेशन के लिए उसका रास्ता खुला, हिंदुओं के जो वंचित तबके थे उसके लिए खुला। तो मैं बताना चाहता हूं कि दलित और मुसलमान और आदिवासी और पिछड़े सब लोग एक ही हैं, एक ही समाज के लोग हैं। हमें छोटे छोटे चीजों पे हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। और मैं बता रहा हूं, पूरी एजेंसी लगी हुई है कि आदिवासी, पिछड़े, दलित के बीच में झगड़ा हो, लेकिन हमें इस झगड़े में कभी नहीं पड़ना है। और हमारी बदकिस्मती है कि हम जिस तरह का सॉलिडारिटी करना चाहते हैं हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें उनके साथ जाना चाहिए। एजी नूरानी साहब का जन्मदिन है, बहुत बड़े स्कॉलर हैं। उन्होंने एक बात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कही थी कि दलित और पिछड़ा और आदिवासी का जब हम अलायंस की बात करते तो हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं हैं, हम अपर कास्ट के खिलाफ नहीं हैं। कमजोर की बात करने पे जो ताकतवर हैं उनका तो भला हो ही जाएगा, उनका तो भला हुआ ही हुआ है। कमजोर की बात करने से क्या होगा, सिस्टम ज्यादा दुरुस्त होता है। तो ये मीटिंग
किसी अपर कास्ट, किसी ऊंची जाति, किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ नहीं है। हम सिर्फ यही अपील कर रहे हैं, जो ज़्यादा प्यासा है, जो ज़्यादा भूखा है, जो ज़्यादा वंचित है, उसको अधिकार मिलना चाहिए। एक चीज़ मैं मुसलमानों के साथ देख रहा हूँ सर, आपने कहा मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल बहुत ही कम हो गया है। सर ने बताया कि जो 100 सीट उनको मिलना चाहिए तो उसमें 17 मिल रहे हैं, सॉरी 33 और 73 नहीं मिल रहे, यानी आपका 1/3 हक मार लिया जा रहा है। ठीक है, 2/3 हक मार लिया जा रहा है, यानी आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और जो बीजेपी कह रही है घूम घूम के कि हम सबका साथ, सबका विकास करना चाहते हैं, वो पार्टी 55% सीट जीत जा रही है और एक भी सीट नहीं दे रही है मुसलमानों को। और ये भी देखिए, पासमानदा की भी पॉलिटिक्स वही कर रही है, पासमानदा की बात भी वही करती है। तो इससे भी हमको समझने की जरूरत है। और सेकुलर पार्टियों का जो बेस जो है वो जिस तरह से कमजोर होता जा रहा है, पहले बहुत बेस कमजोर हुआ था, अब तो थोड़ा वो भी इंप्रूव कर रहे हैं। उनको भी एक डर है कि ज्यादा मुसलमान की बात ना करे, तो ये थोड़ा क्राइसिस का दौर है। लेकिन मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि हमें एक यूनिटी बना के रखनी है। एक और चीज, अभी 1 नेशन 1 इलेक्शंस की बात हो रही है कि एक देश में एक चुनाव क्यों होना चाहिए। सवाल है, एक देश में एक शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए, एक देश में एक नौकरी क्यों नहीं होनी चाहिए, एक देश में एक हेल्थ क्यों नहीं होना चाहिए। इसके पीछे भी एक साजिश है। साजिश ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंपॉर्टेंट जो आइडियल है वो है फेडरलिज्म, वफाकी ढांचा। हम संघवाद की बात करते हैं कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में एक डेमोक्रेटिक रिलेशंस होना चाहिए। अब ये क्या कर रहे हैं, इलेक्शन से घबराते हैं। आप अगर डेमोक्रेसी की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ये चीजें आपकी डेमोक्रेसी आपको मिल गई, प्लेट में किसी चाय की तरह, आपको मिठाई की तरह किसी ने डेमोक्रेसी आपको दे दी। नहीं, मजदूरों ने अगर लड़ाई नहीं लड़ी होती, वंचितों ने लड़ाई नहीं लड़ी होती, महिलाओं ने लड़ाई नहीं लड़ी होती और जो माइनॉरिटीज ने लड़ाई नहीं होती तो डेमोक्रेसी नहीं मिलती। और डेमोक्रेसी है इस देश में, लेकिन अभी भी जो ताकतवर लोग हैं उनको डेमोक्रेसी से डर लगता है। और सर की बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में यकीन गरीब लोगों का है, वंचितों का है, दलितों का है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमान सबसे पहले वोट देने जाते हैं। और जो ताकतवर लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स को कहते हैं तो बेकार की चीज है, पॉलिटिक्स से क्या होता है, वोट डालने से क्या होता है, सारे करप्ट लोग पॉलिटिशियंस होते हैं। लेकिन वही लोग स्टेट का दुरुपयोग करके अपने सारे हित को पूरा करना चाहते हैं। याद रखिएगा, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शंस की पॉलिसीज आती है तो क्या होगा, इसमें हीरो वर्शिप बढ़ेगा, इसमें जो बड़ी बड़ी पार्टियां होंगी उनकी ताकत बढ़ेगी, इसमें क्या होगा, एक कल्ट फिगर बढ़ेगा और इसमें मेजॉरिटी जो पार्टी होगी उसकी ताकत बढ़ेगी। आज जरूरत क्या है, जरूरत है हमें हिंदुस्तान में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करने के लिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये हम बहन मायावती जी और बीएसपी पार्टी का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। 2014 में उनका वोट परसेंटेज तकरीबन 20 के करीब था, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं लगा, एक भी सीट नहीं मिला। तो हमें बात करना होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की। और ये बात बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब स्टेट एंड माइनॉरिटीज में लिखा है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दोनों चाहिए हमें। प्रोपोर्शनल भी चाहिए, प्रोपोर्शनल इसलिए चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इफेक्टिव इसलिए चाहिए कि हमें ऐसा लीडर चाहिए जो कम्युनिटी का नुमाइंदा हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए जिसका कम्युनिटी में कोई सरोकार ही नहीं हो। तो ये भी बहुत ही अहम चीज है। हमको इलेक्शंस में भी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। मैं आप लोगों से फिर यही बात कहना चाहूंगा, घबराने से कुछ नहीं होगा, हमें मिल के काम करना होगा। और कम्युनिटी को भी इनवर्ड लुकिंग होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं कम्युनिटी को। कभी कभी नोकझोंक भी हो जाती है हमारे जो साथी हैं अकलियती तबके से। उनको लगता है कि कोई भी बात रिफॉर्म्स की अगर मुस्लिम समाज के अंदर में होगी तो कोई अटैक कर रहा है मुस्लिम समाज के ऊपर। ये सोच भी मुझे लगता है ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि सारे कम्युनिटीज के अंदर में पर्सनल लॉज में प्रॉब्लम है, सारे कम्युनिटीज के पर्सनल लॉज के साथ प्रॉब्लम है। महिलाओं के अधिकार हर जगह मिलने चाहिए, इसलिए हमें अपनी कम्युनिटीज को ओपन अप भी करना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं, जब मेजॉरिटी कम्युनिटी हमला करेगी हम अल्पसंख्यक के साथ हैं, जब स्टेट का हमला होगा हम अल्पसंख्यक के साथ हैं। लेकिन जब अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं कुछ इशू उठाएंगी
तो प्लीज कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जो होगा अल्पसंख्यक समाज के मर्दों के साथ खड़ा नहीं होगा। तो ये लड़ाई महिलाओं को लड़ना है, इसमें कोई आउटसाइडर की जरूरत नहीं है। पासमानदा का जो सवाल है ये दबाने से नहीं होगा। पासमानदा समाज जो लोग हैं, अगर उनको लग रहा है कि उनको कम्युनिटीज के अंदर में हुकूक नहीं मिल रहे हैं, तो जब हिंदू समाज के अंदर में वो प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम मिलता जुलता प्रॉब्लम ईसाइयों के अंदर में भी है और वो मिलता जुलता प्रॉब्लम मुसलमानों के अंदर में। इसलिए उनके सवाल से भी घबराने की जरूरत नहीं, उनको एकोमोडेट करने की जरूरत है। अगर कोई पासमानदा कहता है कि ये रिलीजियस बॉडीज हैं, इसमें हम लोग नहीं हैं, तो हमारा पहला काम होना चाहिए आप आइए और आप हमें लीड कीजिए। ये नहीं कहना है कि आप तो बीजेपी के इशारे पे ये सब सवाल कर रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब दर्द का इलाज नहीं होता है, जब दर्द को सुना नहीं जाता है, तो फूट डालने वाले लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें लड़ना भी है, हमें पूर्व उम्मीद भी रहना है, और वंचितों के अंदर में जो वंचित हैं उनके सवाल को भी नहीं दबाना है। क्योंकि उनके सवाल को दबाया जाएगा तो एक खतरा है कि कहीं कम्युनिटी फर्दर डिवाइड हो जाएगी। मैं हाल के दिनों में मैं नदवा गया था, मैं कुछ मदरसे को भी विजिट किया। बहुत अच्छा है, बच्चे को मदरसे में जाना चाहिए, बच्चे को मदरसे में पढ़ना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को वकील भी पैदा करना होगा, मुसलमानों को पत्रकार भी पैदा करना होगा, मुसलमानों को सिविल सोसाइटी के मेंबर्स भी पैदा करना होगा, और मुसलमानों को कम पढ़े लिखे जो होता है ना, तेज तर्रार, बहुत ही करियर में आगे, ऐसे बच्चों के अलावा जो कम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो कम करियरवादी हैं, वैसे लोगों की जरूरत है। अगर सब लोग करियर बनाने चले गए तो बाकी कम्युनिटीज का हाल कौन देखेगा? आज आप देखिए कितने लॉयर हैं कम्युनिटीज के अंदर में, कितने आपको पत्रकार हैं कम्युनिटीज के अंदर में। आज हर जगह आप देखेंगे कि मुस्लिम जो नौजवान हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। शर्जील इमाम का मामला देख लीजिए, क्या दोष है उसका? हमारे ही सेंटर से पड़ा हुआ है। उमर खालिद का क्या दोष है? दिल्ली दंगे में एक और बात आप लोग याद रखिए, दिल्ली दंगे का मामला सिर्फ शर्जील इमाम का नहीं है, दिल्ली दंगे का मामला सिर्फ उमर खालिद का नहीं है। दिल्ली दंगे में सिर्फ मिरान हैदर ही जेल में नहीं है, 800 से 1000 लोग जेल में हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके ऊपर किसी को पता नहीं है किस दफे में है, उनका जमानत करने वाला भी कोई नहीं है। 2-4 बड़े केस जो हैं जी, 2-4 बड़े केस जो होते हैं उसके बारे में तो हम बात कर लेते हैं, थोड़ा मीडिया भी हल्का फुल्का लिबरल अटेंशन दे देता है, लेकिन बाकी लोगों की कौन बात सुनेगा? मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं, समाज के अंदर में टीचर की जरूरत है, समाज के अंदर में वकील की जरूरत है, समाज के अंदर में पत्रकार की जरूरत है, समाज के अंदर में सर जैसे जो सोशल एक्टिविज्म कर रहे हैं वैसे लोगों की जरूरत है। इसलिए हमें खतरों से लड़ना भी है और वंचित तबकों के साथ हमें यूनिटी भी बनानी है। और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे सत्ता जो है बदल जाएगी, मायूस नहीं होना है, किसी के प्रोवोकेशन में नहीं आना है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है उसमें इतने रास्ते हैं और इतने अख्तियारात हैं कि संघवाद और हिंदू राष्ट्र का सपना कामयाब नहीं होगा। मैं हाल फिलहाल में ऐसा ही सोच रहा हूं। आप लोगों को लगे कि मैंने कुछ बातें कुछ ज्यादा ही कह दी तो आप मेरा भी इस्लाह कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।